नमस्कार, वक्त चला है प्राइम डिबेट का और आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। आज हम चर्चा करेंगे उस मुद्दे पर जिस पर हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं, लेकिन आज भी ये चर्चा में है और पता नहीं आगे कब तक इस पर चर्चा होती रहेगी। हम बात कर रहे हैं कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन की, जो आज भी जारी है। इस मामले में नई बात यह है कि आज प्रधानमंत्री ने सदन में साफ कर दिया कि सरकार बातचीत के लिए हरदम तैयार है, वो किसानों के साथ है। साथ ही उन्होंने कहा कि एमएसपी कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। साफ है, किसानों को एक और मौका पीएम मोदी ने दिया है बातचीत का, आंदोलन के शांतिपूर्ण समाधान का। यह बात और है कि कांग्रेस को पीएम का यह बयान गुमराह करने वाला लग रहा है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। उससे पहले देख लेते हैं प्राइम डिबेट के प्राइम सवाल, जिसके बाद आज की गेस्ट से आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। सवाल नंबर 1, क्या प्रधानमंत्री जो उनका स्पीच रहा है उसमें किसानों के लिए ऑफर भी नजर आ रहा है, क्या उस ऑफर को किसान स्वीकार करेंगे? सवाल नंबर 2, क्या ये आंदोलन तथाकथित आंदोलन जीवियों का एजेंडा है? और सवाल नंबर 3, क्या किसानों को गुमराह किया जा रहा है? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब खंगालने की कोशिश आज प्राइम डिबेट में हम करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस नेता स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, बीजेपी नेता पंकज मीणा जी, किसान नेता प्रोफेसर सीबी यादव जी और वरिष्ठ पत्रकार एसपी मित्तल जी। आप सभी का स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं शुरुआत प्रोफेसर सीबी यादव जी आपसे करना चाहता हूं। आज जो स्पीच रही प्रधानमंत्री मोदी की, जो भाषण रहा प्रधानमंत्री मोदी का, जो कि संसद में है, अब चीजें ऑन रिकॉर्ड हैं, ऐसे में मैं पूछना यह चाहता हूं कि ठीक है, उनके भाषण में बहुत सारे अलंकार थे, उपमा अलंकार, रूपक अलंकारों का उन्होंने इस्तेमाल किया, लेकिन क्या उससे वो उम्मीद की किरण नजर आई कि अब चीजें अपने निर्णायक मोड़ की ओर जाएंगी? जी स्वप्निल जी, प्रधानमंत्री जी के जो आपने 3 सवाल रखे, मैं उन्हीं पे आ रहा हूँ। क्या उम्मीद की किरण नजर आ रही है? मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि वार्ता के द्वार खुले हैं, हम कर लेंगे। अभी थोड़े दिन पहले कहा था कि है ना, एक फोन कॉल दूर है वार्ता, अभी तक तो वो फोन कॉल नहीं मिला। 12 दौर की वार्ता हो चुकी है, उसके बाद में ये वार्ता बंद है। ये किस तरह से वार्ता के द्वार खुले, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, लेकिन बहुत शर्मनाक बात है, प्रधानमंत्री जी देश के किसानों को आंदोलनजीवी कहते हैं। ये टर्म वार्ता के द्वार खोलेगी या ये वार्ता के द्वार बंद कर रही है? क्योंकि ये इशारा तो उनकी तरफ ही है ना। जब पहले से ये घोषणा कर दी जाए कि नहीं, कानून तो ठीक है, तो फिर वार्ता तो वहीं खत्म हो जाती है। क्योंकि वार्ता कोई कंडीशनल थोड़ी होती है, वार्ता खुले द्वार से होती है, खुले मन से होती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, प्रधानमंत्री, नहीं, मैं एक शब्द कह रहा हूं, अगर प्रधानमंत्री जी उपमा दे रहे हैं, मैं एक लाइन और बोल देता हूं, फिर आप प्रधानमंत्री जी उपमा दे रहे हैं, तो पीएमओ के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के अनुसार हर 6ठे दिन प्रधानमंत्री जी रैलियां करते हैं, जनसभाएं करते हैं, तो हम क्या उपमा दें उन्हें? प्रधानमंत्री जी संसद में खड़े होकर के कहते हैं स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कर दी। क्या आप बताइए, C2 फॉर्मूले के अनुसार लागू कर दी? ठीक, मैं एक सवाल और आपसे पूछ रहा हूं कि आज प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि एमएसपी, तो हम क्या कहें प्रधानमंत्री जी को? नहीं, मैं क्या कहें, मतलब पार्लियामेंट, क्या ये बात सेटिस्फाई करती है किसानों को एक हद तक, जब प्रधानमंत्री कह रहे हैं संसद में, जहां पर बोली गई बात का वजन भी होता है कि एमएसपी था, है और रहेगा? जी जी जी, 2015 में शांता कुमार कमेटी जो इनके द्वारा गठित थी, इसी एनडीए गवर्नमेंट के द्वारा, उसने कहा कि सिर्फ 6% किसान एमएसपी पे खरीद करते हैं। मतलब 6% वाली खरीद थी, 6% वाली है और 6% वाली रहेगी। इसका मतलब यही है। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि जब एमआरपी का गारंटी हो सकता है तो एमएसपी का गारंटी कानून क्यों नहीं हो सकता? ठीक है, एक लॉजिकली बात है। प्रधानमंत्री जी जब आए हैं तो इसी मुद्दे पे तो आए थे ना कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे। इनके मैनिफेस्टो में था 2014 में। सुप्रीम कोर्ट में यही सरकार जाके कहती है हम लागू नहीं कर सकते। और मैं बिल्कुल ये ऑफिशियली कह रहा हूं, प्रधानमंत्री जी संसद में खड़े होकर झूठ बोलते इस बात को कि किसान की आमदनी को दुगनी करेंगे, एमएसपी की रिपोर्ट को लागू कर दे। हम प्रधानमंत्री जी के लिए भी ऐसे शब्दों का यूज करें जो वो एक आंदोलनकारी जो हमारे किसान है, ठीक है, उनको आंदोलनजीवी कह रहे हैं। ठीक है प्रोफेसर साहब, मैं आगे आऊंगा आपके पास, लेकिन मैं पंकज मीणा जी आपसे भी पूछना चाहता हूं। पंकज मीणा जी,
देखिए क्या है, मेरा भाषाई ज्ञान बहुत सीमित है, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषाई ज्ञान के सामने, इसलिए मैं पूछ रहा हूं जो तंज उन्होंने कसे या जो उपमा अलंकारों का इस्तेमाल उन्होंने किया वो किन किन के लिए है? आंदोलनजीवी कौन? एफडीआई यानी फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी वाले कौन? और फूफी नाराज है तो फूफी कौन? और इनमें से कांग्रेस कौन है? बिल्कुल स्वप्निल जी, मैं आपके एक एक बात का क्रमबद्ध जवाब देने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले बात तो यह है कि आपने कहा आंदोलनजीवी कौन, मैं 3 उदाहरण देना चाहूंगा। योगेंद्र यादव जी जेएनयू भी जाते हैं, हालांकि उन्हें वहां के विद्यार्थी नहीं है, परंतु वो वहां जेएनयू भी जाते हैं जब जेएनयू में आंदोलन चल रहा था, और उसी दिन जेएनयू के अंदर लाठीचार्ज होता है, बलवा होता है। ठीक है। योगेंद्र यादव जी सीए के विरोध में जो शाहीन बाग में आंदोलन चल रहा था, ठीक है, वहां वो शाहीन बाग में जाते हैं और उसके 2 दिन बाद में दिल्ली में दंगे हो जाते हैं। योगेंद्र यादव जी किसान आंदोलन को पीठ पीछे से एक सहारा देने की कोशिश करते हैं, और आपने देखा किस प्रकार से 26 जनवरी के दिन तांडव मचाया गया। वो किसान नहीं थे, मैं पहली बात कह रहा हूं। हाँ। जो 26 जनवरी के दिन किसान तांडव मचाया गया वो किसान नहीं थे, वो योगेंद्र यादव ट्रेंड किए हुए गुंडा तत्व थे। ठीक है, योगेंद्र जी लोग हैं। अरे सीबी यादव जी नहीं, प्रोफेसर आप 2 मिनट रुकिए। आप पंकज जी जल्दी बताएं। ठीक है, मैं समझ गया आप आंदोलनजीवी किसे कह रहे हैं, एफडीआई और फूफी किसे कह रहे हैं? ये इस प्रकार की जो ब्रीड है ये आंदोलनजीवी है, और इनका काम ये है। ठीक है, वो बात आ गई। एफडीआई और फूफी कौन? नहीं मिलना चाहिए किसी भी पंकज जी, देश के किसानों का एफडीआई और फूफी कौन? और दूसरी बात, मैं आपके एक बात का क्रम में जवाब देने की कोशिश कर रहा हूं। आज जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने जो सदन के अंदर अपना वक्तव्य दिया, उसमें एक बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि जहां समस्या है वहां समाधान भी है, तय आपको करना है कि आप समस्या का साथ देंगे या समाधान में सहयोग करेंगे। आज ये देखिए 2010 से लेके 2014 तक जब यूपीए की गवर्नमेंट रही, तो आपने क्या कहा? आपने स्वयं ने कहा कि कृषि सुधार होने चाहिए। ठीक है। आपने कहा कि एपीएमसी कानून पर्याप्त नहीं है किसानों का फसल को ठीक से बेचने के लिए। ये सारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। आपने 2014 देखिए सीधा सवाल था पंकज जी, आप सीधा बता सकते थे कि एफडीआई और फूफी कौन। बाकी बातें तो हम लगातार डिबेट में कर ही रहे हैं, जो नई बातें आई थी उस पर क्लैरिफिकेशन चाहता हूं। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आंदोलनजीवी जिनको कहा, जितने आंदोलन बीजेपी ने किए विपक्ष में रहते हुए, जहां कहीं आंदोलन होता तो बीजेपी नजर आ जाती थी, तो इनडायरेक्टली तो आंदोलनजीवी आप भी हो सकते हैं। देखिए आंदोलनजीवी वर्ड इनका बड़ा स्पष्ट करके आज प्रधानमंत्री जी ने कहा है, जिनकी रोजी रोटी यही है कि आग लगाओ और अपनी रोटी सेको, ये ऐसे लोगों के लिए आंदोलनजीवी है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा, देखिए जब से भारतीय जनता पार्टी बना और उससे पहले जनसंघ रहा है, हमेशा सकारात्मक आंदोलन करता रहा है। जब देश के अंदर 1975 के अंदर इमरजेंसी लगी, वही जनसंघ और ठीक है, मैं आगे एक और सवाल के साथ आऊंगा आपके पास पंकज जी। जब स्वर्णिम चतुर्वेदी जी को भी अपने डिबेट में शामिल कर लूं, स्वर्णिम जी को भी मैं डिबेट में शामिल कर लेता हूं। तो भारतीय जनता स्वर्णिम जी आंदोलन को लेकर आप रुकिए ना पंकज जी, अब 2 मिनट रुकिए। स्वर्णिम जी आपको क्या लगता है आज के स्पीच के बाद सरकार का फोकस कहां था? अगर आप ये कहते हैं कि आपका फोकस सिर्फ किसानों पे था तो उससे जुड़ा सवाल मैं पूछूंगा, लेकिन मैं पूछ रहा हूं कि केंद्र सरकार का फोकस कहां पर था आज के स्पीच के जरिए? देखिए जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ है तभी से केंद्र सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जो किसान आंदोलन के प्रति जो इनकी सोच है उसको स्पष्ट कर दी है। कभी खालिस्तानी कहते हैं, कभी देश विरोधी ताकतें कहते हैं, कभी देश के बाहर की ताकतों द्वारा बरगलाना कहते हैं। लेकिन आज अगर अच्छा होता प्रधानमंत्री जी, जो 200 से अधिक किसान मारे गए इस आंदोलन के दौरान भरी ठंड में वहां बैठे हुए धरना देते हुए, अगर उनके प्रति संवेदना व्यक्त करते तो अच्छा होता, ना कि ये कहते कि आप आनंद लेते रहिए। आनंद प्रधानमंत्री जी को आता होगा इस तरह के आंदोलनों में, लेकिन ये आंदोलन का विषय जो है ये अपने अधिकारों की रक्षा का विषय है। इसको लेकर के आप जो है किसी को कहना चाहिए कि आंदोलनजीवी कहें या आंदोलन का आनंद लेते रहें ये कहें, ये इससे ज्यादा शर्मनाक किसानों के लिए आज कोई उपमा नहीं हो सकती थी। अच्छा। और अगर प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमारे द्वार खुले हुए हैं, तो जो आंदोलनरत किसान हैं और उनके से आप बातचीत भी करना चाहते हैं, तो फिर आप फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी वाला किसको कह रहे हैं? क्या ये किसान जो हैं आंदोलनजीवी हैं?
इसलिए मैं सबसे पहले प्रश्न ये उठाना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी, कहीं आपने एक दफे भी ये बात नहीं कही कि हम किसानों के हित में किसानों से बात करके उनकी समस्या जो है, उनके विचार जो है एमएसपी को लेकर के और किसानों के जो अधिकार हैं, यदि इस बिल के द्वारा उनके अधिकारों का संरक्षण नहीं होता है तो उसको लेकर के कहीं वो अपने न्याय के लिए दरवाजा न खटखटा पाए, ऐसा आपने प्रावधान किया है। देखिए, आपने अभी लगातार किसानों के मुद्दे पर कहा, आज प्रधानमंत्री की स्पीच के बाद कांग्रेस ने वॉकआउट किया और वॉकआउट करने के बाद कांग्रेस जब बाहर रिएक्शंस दे रही थी या कांग्रेस के चेहरे जब रिएक्शंस दे रहे थे तो सबके रिएक्शंस अमूमन एक जैसे ही थे सभी कांग्रेसियों के, और वो ये थे कि किसानों के मुद्दे पर हम सरकार पर ट्रस्ट नहीं करते, लेकिन प्रधानमंत्री ने चाइना पर भी नहीं कहा। तो आप खुद गुमराह हैं क्या? जब किसानों की बात हो रही है, किसानों पर चलने दें, आप क्यों बट रहे हैं? आप अपना ध्यान क्यों बटा रहे हैं? फिलहाल आप किसानों के समर्थन में खड़े हैं, किसानों पर फोकस कीजिए, आपका फोकस क्यों भटका? देखिए, कांग्रेस का फोकस कहीं नहीं भटक रहा है, देश और देश हित के मुद्दों पर केंद्रित है कांग्रेस का फोकस। पहली चीज, आपने जो दो बातें कही किसानों को लेकर के, प्रधानमंत्री जी पर ट्रस्ट इसलिए नहीं है कि 2014 में सरकार बनते ही यही प्रधानमंत्री जी थे, इन्हीं की सरकार ने जो कहना चाहिए ये जो एग्रीकल्चर जो लैंड एक्विजिशन बिल है इसको अमेंडमेंट किया और अपने पूंजीपति मित्रों को उनकी किसानों की जमीन हथियाने का मौका देने का भरसक प्रयत्न किया और हमने इसके लिए संघर्ष किया। यही प्रधानमंत्री हैं, जब सीएम थे तो कांग्रेस की सरकार से इन्होंने ये मांग की थी कि एमएसपी दिया जाए और इसके लिए कानून में प्रावधान हो। तो ये आज प्रधानमंत्री बनने के बाद क्यों नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी आदरणीय, अपनी ही कई बात को और अपनी ही जो उन्होंने मांग की थी केंद्र लेकिन सरकार, आपकी कई बात को तो वो कोट कर रहे हैं। अच्छा, वो कह रहे हैं कि आपकी कई बात को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह समझाएंगे, कर रहे हैं कोर्ट। लेकिन ठीक है मित्तल साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं इस माफी के साथ, मुझे थोड़ी देर हुई आपके पास आने में। प्रधानमंत्री जी आज का पूरा घटनाक्रम जो रहा है वो जस की तस स्थिति वाला घटनाक्रम नहीं रहा है। वो ये घटनाक्रम रहा है कि अब प्रधानमंत्री आए हैं, आगे आए हैं और वो फ्रंट पर आकर खेलना चाहते हैं। देखना ये होगा कि वो किसानों के साथ बात करते हैं कि नहीं। मतलब अब अगर प्रधानमंत्री फ्रंट से लीड कर रहे हैं तो वो एक फोन कॉल की दूरी पर नहीं बल्कि एक हाथ की दूरी पर होने चाहिए और वो फेस टू फेस बात करेंगे। हो सकता है या पता नहीं हो। सुप्रीम जी, प्रधानमंत्री ने आज जो राज्यसभा में जो बात कही वो राष्ट्रपति के द्वारा जो अभिभाषण पढ़ा गया उसके बाद जो राज्यसभा में जो बहस हुई और जो विपक्षी दलों के नेताओं ने, सांसदों ने जो बात रखी, उन सबका उन्होंने आज एक एक सिलसिले से जवाब दिया, एक एक सवाल का जवाब दिया, एक एक सांसद को लेकर जवाब दिया जिन्होंने सवाल उठाए थे। अभी लेकिन मेरा ये कहना है कि जिस तरीके से अभी इस बहस के अंदर कुछ मित्रों ने प्रधानमंत्री के भाषण को जो कोड किया है, मुझे लगता है कि शायद उन्होंने सही तरीके से उसको कोड नहीं किया। प्रधानमंत्री ने आंदोलनकारियों के लिए ये नहीं कहा कि वो आंदोलन जीवी हैं। उन्होंने कहा कि हमारे देश में श्रमजीवी होते हैं, हमारे यहाँ बुद्धिजीवी होते हैं और अब एक नए लोग आए आंदोलन जीवी। तो आंदोलन जीवी के लिए किसान आंदोलन कराने के नहीं कहा। उन्होंने कहा कि जो इस आंदोलन की आड़ में अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं या जो अपना महत्व और अपना वजूद बनाए रखना चाहते हैं, उन लोगों के लिए कहा। प्रधानमंत्री ने एक शब्द का इस्तेमाल किया इन्हीं लोगों के लिए, वो लिखा परजीवी कहा उन्होंने। तो ये वो परजीवी लोग हैं जो दूसरे के कंधे पे सवार होकर अपने वजूद कायम रखने की कोशिश करते हैं। मैं जहां तक समझता हूं कि प्रधानमंत्री ने आज करीब राज्यसभा में 80 मिनट अपना भाषण दिया और 80 मिनट में से मुझे लगता है कि शायद 35 मिनट तक उन्होंने किसानों की समस्याओं की बात की और बाकी शेष समय उन्होंने देश के विभिन्न मुद्दों पर, जो चाहे वो कोरोना काल का मुद्दा हो, चाहे वो देश के विकास का मुद्दा हो, चाहे वो विदेशी मुद्रा के भंडार का मुद्दा हो, उन सब पर उन्होंने अपनी बात रखी। मैं कोई प्रधानमंत्री का कोई इस संबंध में नहीं, लेकिन चूंकि आज हम प्रधानमंत्री के भाषण पर ये बहस कर रहे हैं, इसलिए बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री ने आज कई मुद्दों पे अपने विचार रखे जो देश को जानना जरूरी है। लेकिन एक क्लैरिटी जो मैं मिस कर गया, जो मुझे लगा कि शायद सरकार भी मिस कर गई, उससे जुड़ा एक सवाल जरूर लेना चाहता हूं पंकज मीणा जी। देखिए पंकज जी, बहुत सीधा सवाल पूछूंगा। जब प्रधानमंत्री ये कह सकते हैं कि एमएसपी था, है और रहेगा, तो वो ये भी कह सकते थे कि हम एमएसपी पर बिल ले आएंगे, तो कम से कम आधा रास्ता तो बढ़ जाता, उम्मीद तो दिख जाती।
स्वप्निल जी, पहले दिन से ही जब से ये अध्यादेश आया था और उसके बाद में जब बिल बना था, उसके बाद से एक गुमराह किया गया किसानों को कि इन बिल के माध्यम से एमएसपी खत्म कर दिया जाएगा। हाँ तो ठीक है जबकि ना, आज तीनों बिल प्रधानमंत्री के बोल अंदर देते चलिए हम MSP एमएसपी नाम को की पूरा कोई करने चीज के लिए नहीं है। बिल ला रहे MSP को हैं। किसी प्रकार से छेड़ा नहीं गया है। जी क्या आपका क्या प्रश्न है? मैंने कहा कि एक एश्योरेंस हो जाता अगर आज वो बोलते कि एमएसपी था, है और रहेगा, और इसलिए रहेगा क्योंकि हम एक बिल ला रहे हैं और उसे परमानेंट कर रहे हैं, तो वो एक पूरी बात हो जाती। प्रधानमंत्री का सदन के अंदर बोलना और यही लाइन बोलना, क्योंकि चूंकि ऐसा गुमराह किया गया इसीलिए ये लाइन बोलने की आवश्यकता पड़ी गई कि एमएसपी था, है और रहेगा। यानी एमएसपी के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई आंच नहीं है और एमएसपी की स्थिति 2014 से पहले जो थी वो आज भी रहेगी और आगे भी रहेगी। ये क्लियरिटी आज उन्होंने सदन में क्लैरिटी है। कहा। अगर किसान एश्योरेंस मांग रहे हैं तो देने में दिक्कत कहां है? हाँ, परंतु एक चीज मुझे अभी तक समझ में नहीं आई। ये जो आंदोलन करने वाले लोग हैं, विशेषकर कांग्रेस के और जो कम्युनिस्ट लोग हैं, इनसे मैं एक चीज जरूर पूछना चाहूंगा। जब इनकी सरकारें रही, एमएसपी कभी भी 1.5 से 2% से ज्यादा खरीदारी नहीं हुई। कुल उत्पादन का 1.5 से 2% केवल खरीदारी हुई एमएसपी के ऊपर। पहली बार हमारी सरकार में 2014 में काम हुआ और उसके बाद में एमएसपी में खरीद अच्छी मात्रा में होने लगी। और इसका अगर छोटा सा उदाहरण देखें, ये तो दावा है जिस दिन आप आंकड़ों के साथ आएंगे उस दिन उस पर मैं बात करूंगा। राजस्थान में बाजरा हुआ, राजस्थान का बाजरा एक दाना कांग्रेस सरकार ने नहीं खरीद कई जगहों पर हुई नहीं, अगर आपको पौने दामों में बेचना पड़ा। यही खबरें सुर्खियां बनती हैं, हर साल बनती हैं, बार बार बनती हैं। इसलिए प्रोफेसर सीबी यादव जी, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि किसानों ने अपने आंदोलन की टाइमलाइन अक्टूबर तक की रखी है और वो भी रोटेट होंगे आपस में। लेकिन मेरा सवाल यह है कि जो रिजिडनेस थी, जो कड़वाहट थी, आज प्रधानमंत्री की स्पीच के बाद क्या वो कम हुई है, क्या वो घटी है, या फिर अभी भी स्थिति जस की तस है किसानों की तरफ से? ऐसी कौन सी बात है जिससे कड़वाहट घटी हो? मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने कड़वाहट को और बढ़ा दिया है। मित्तल साहब की इस बात से कैसे सहमत हुआ जा सकता है कि ये आंदोलनकारी किसानों के लिए नहीं है बल्कि उनका नेतृत्व कर रहे हैं उनके लिए है? क्या बिना नेतृत्व के कभी कोई किसान आंदोलन या कोई दुनिया में कोई आंदोलन हो सकता है? अच्छा, नेतृत्व करने वाले लोग क्या अलग अलग होते हैं? नेतृत्व करने वाले, डेमोक्रेसी में यही तो चीज थी। जब अन्ना आंदोलन हुआ था तब उस पे पूरी संसद खड़ी होकर अन्ना को सैल्यूट किया था। ये डेमोक्रेसी है। क्या हम उस दिशा में जा रहे हैं जहां चाइना की तरह? क्या हम ये कह दें कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी नहीं है? इसका मतलब सीधी बात है कि हम लोकतांत्रिक मुझे नहीं लगता कि नहीं करेंगे। शब्द उन्होंने किसानों के लिए इस्तेमाल किया है। मुझे लगता है ऐसे लोग जो घूम घूम कर किसान नेताओं के लिए तो हो गया ना, किसान नेताओं के लिए हो गया ना। और इस बात का एश्योरेंस मैं आपको इसलिए भी दे सकता हूं क्योंकि कोई भी किसान जेएनयू में आंदोलन कर खड़ा हुआ नजर नहीं आ रहा है। उठा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, नेता है, ठीक है, ठीक है। लेकिन स्वर्णिम जी, मेरा आपसे सवाल यही है कि देखिए, सरकार भले ही कहे कि कुछ ही राज्यों के किसान या ये सारी चीजें, मैं उस तर्क को नहीं मानता। किसान किसान है, एक भी खड़ा है तो उसको उसका हक मिलना चाहिए। मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं कि क्या कारण है कि इतने किसान, जो संगठन है जो उनको लीड करता है, जिस किसान को इस कृषि कानून के बारे में नहीं भी मालूम हो, वो उस पर पूरा भरोसा कर रहा है कि हमारा संघ का नेता ये कह रहा है तो ऐसा होगा और इस कानून में कुछ खराबी होगी, लेकिन वो ना आप पे भरोसा कर रहा है ना बीजेपी पे। ये तो शर्मनाक स्थिति है राजनीतिक दलों के लिए। देखिए, हम आंदोलनकारी किसानों के साथ हैं और किसानों का हमारे ऊपर पूरा भरोसा है, पहली चीज। दूसरी चीज, भारतीय जनता पार्टी की आपने जहां तक बात कही है, मैंने आपको अभी एक उदाहरण दिया था, ये कृषि जो भूमि अधिग्रहण बिल है, इसका जो संशोधन किया था, उसके बाद में सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये बिल लाए गए तो ना तो किसान संगठनों से चर्चा हुई, ना संसद में चर्चा हुई, ना चर्चा किसी को करने दी। रात के अंधेरे में ऐसी क्या जल्दबाजी थी कि आपने 3 अध्यादेश देश के सामने ला करके रख दिए? क्यों, किस लिए? आप ये बताने में असमर्थ हैं। आज ये बताने में असमर्थ है सरकार कि यदि मंडियों को समाप्त कर दिया जाएगा तो एमएसपी का निर्धारण कैसे होगा? आज सरकार ये बताने में असमर्थ है कि अगर मंडियां खत्म हो गई तो किस प्रकार से ये खरीद आज कृषि कानून में भी कुछ सुझाव तो आप ही के हैं जो कि कैरी फॉरवर्ड हुए हैं। देखिए, कुछ सुझाव
और उसके अलावा एक जो बड़ा ब्लंडर, जो सबसे बड़ा ब्लंडर है कि एमएसपी नहीं रहेगी, सरकार खरीद नहीं करेगी, मंडियां समाप्त कर रही है, इससे बड़ा ब्लंडर नहीं हो सकता। पर अब और संसद में इसके अगर लिए assurance सबसे दिया बड़ी तो कम बात से है, कम मैंने आप अभी तो आपको माने। थोड़ी देर पहले भी कहा था कि सेंटर फॉर क्या संसद में assurance की कोई value नहीं होती? एश्योरेंस कुछ नहीं होता। जब प्रधानमंत्री मोदी जी जब देखिए संसद में अगर एश्योरेंस की वैल्यू अगर प्रधानमंत्री जी को देनी है, अपनी वैल्यू बढ़ानी है, ठीक या है। संसद में कोई कार्य विधायी कार्य करना है, तो ठीक आप है, तो विधेयक फिर, लाए ना, और खबरें विधायी देखते रूप रहिए, से इस तरह की आप इसको debates एक और भी कानून आगे बनाए आने वाले एमएसपी दिनों में को, आती रहेंगी। क्यों नहीं बनाते? क्योंकि और जितने भी यही रूप हैं मांग वो जो आपके है, सामने। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। यह था आज का प्राइम डिबेट। नमस्कार।